नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का, मल्टीपल डिग्रीज के लिए रेस है स्टूडेंट्स में, ऐसा क्यों देखने को मिलता है, कहां पे एजुकेशन सिस्टम में कमी रह गई है। उसके बाद टेम्पल डी कंट्रोल से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये भी हिंदू का है। और एक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये कंपाइलेशन है काफी सारे आर्टिकल्स का, तो कॉम्प्रिहेंसिवली ढंग से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। कल देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया कि सर हम कोट डिस्कस करें। देखो हम डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करते रहेंगे, कभी एग्जाम्पल कभी कोट हमारे ऐसे होंगे जिस पर मतलब यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है, मतलब जो यूजफुल कोट हैं। वैसे गूगल में हम सर्च मारते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट कोट्स फॉर यूपीएससी, आपको काफी सारे कोट्स मिलते हैं, लेकिन अब देखो वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। हम ऐसे कोट्स डिस्कस करेंगे जिन पे या तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है या फिर जिनको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो आज तो देखो एग्जाम्पल है, कल ही हमने सिविक सेंस के बारे में डिस्कस किया था कि देश में अभी भी बहुत सारे लोगों में सिविक सेंस की कमी है। देखो रेलवेज उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत बार हम देखते हैं कि रेलवे की प्रॉपर्टीज को चुरा लिया जाता है। मतलब बहुत कम देश ऐसे होंगे जहां पर देखो वॉशरूम में जो डब्बा है उसे भी बांध के रखा जाता है। इवन बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं कि बेडशीट्स जो हैं वो चुरा ली गई हैं। अब देखो ये भी एक सिविक सेंस का खराब एग्जाम्पल है कि अभी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी वेस्ट बंगाल में, जहां पे पत्थर मारे गए। देखो इस चीज को ना आप किसी एक स्टेट से रिलेट नहीं कर सकते। देश के अलग अलग एरियाज में सिविक सेंस के खराब एग्जाम्पल्स हम देखते रहते हैं। अब ये चीज ऐसी है जो हम एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एजुकेशन से संबंधित है और आप देखो जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो कंटेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ सालों में ना स्टूडेंट्स में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं। इवन देखो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास मल्टीपल डिग्रीज हैं, जैसे बीटेक, एमबीए, एलएलबी, या फिर आपने अपने आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जिनके पास मल्टीपल डिग्रीज हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने बीए किया है, एमए किया है, बीएड किया है, जेबीटी किया है, एमबीए किया है। आप उससे पूछिएगा क्यों? मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा डिग्रीज क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों में सीखने की ज्यादा ललक होती है कि मतलब हाँ मुझे ज्यादा सीखना है अलग अलग डोमेन्स में डिग्री हासिल करके? देखो कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा होता होगा, लेकिन ज्यादातर के साथ नहीं। मतलब स्टूडेंट्स ज्यादा डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कहीं ना कहीं विफलता है। एजुकेशन सिस्टम को जो डिजीज अफेक्ट कर रहा है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये फेनोमेनन। अब रीजंस की बात करें, 1976 में ना एक बुक लिखी गई थी रोनाल्ड डोरे के द्वारा। बुक का नाम है द डिप्लोमा डिजीज। उन्होंने ना इस बुक में उस बुक में जो एक्सप्लेनेशन दी ना, वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। देखो ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले हैं उनकी इस बुक को आए, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। उन्होंने देखो अपनी एक्सप्लेनेशन में ये कहा, जैसे देखो रूपी का डीवैल्यूएशन होता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ सालों पहले तक ना 10 रुपए में हम भरपेट खाना खा सकते थे, मतलब पूरी थाली आ जाती थी 10 रुपए में। आप बताइए आज के समय में 10 रुपए में थाली आती है? नहीं। एक अच्छी चाय भी मुश्किल से मिलती है 10 रुपए में। इवन राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में भी चाय के रेट जो है वो बढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो उसी प्रकार से क्वालिफिकेशन का भी डीवैल्यूएशन हो गया है। मैं आपको ना एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से चीजें आसानी से समझ में आती हैं। जैसे देखो पहले ऑलमोस्ट 30 साल 40 साल पहले तक अगर किसी ने बीए किया है ना, उसको भी एक अच्छी जॉब मिल जाती थी आसानी से। आप बताओ आज के समय में ऐसा होता है? नहीं। कड़वी सच्चाई है, लेकिन बीटेक वालों को भी आसानी से आज के समय में जॉब नहीं मिल पाती। पहले क्या होता था, जिसने एमबीबीएस किया है उसको एक अच्छा डॉक्टर माना जाता था, लेकिन आज के समय में जैसे एमडी करना तो बिल्कुल कंपलसरी सा हो गया है। इसी वजह से मल्टीपल सर्टिफिकेशंस, मल्टीपल डिग्रीज के लिए जो कंपटीशन है ना और ज्यादा इंटेंस हो गया है। एक और बुक लिखी गई देव लहरी के द्वारा, बुक का नाम था द ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार। इसमें इन्होंने कहा कि देखो इस फेनोमेनन के लिए कि स्टूडेंट्स ज्यादा डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं, इस फेनोमेनन के लिए कहीं ना मार्केट भी रिस्पॉन्सिबल है।
क्योंकि ना मार्केट इस चीज को ना रिवॉर्ड करती है। आपने देखा होगा जैसे कई बार इवन इंटरव्यूअर भी उन कैंडिडेट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिनके पास में मल्टीपल डिग्रीज होती हैं। चूंकि इंटरव्यूअर कंपनीज ज्यादा तवज्जो देते हैं ऐसे लोगों को, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम भी ज्यादा डिग्रीज हासिल करेंगे तो हमारी जॉब लगने के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। समझ गए? अब एक और रीजन है इसके लिए। देखो, हमारे देश की इकोनॉमी ना अच्छी जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रही है बड़ी संख्या में। अब जैसे ना किसी ने बीटेक किया है, एमबीए किया है और अलग अलग डोमेन्स में क्वालिफिकेशन हासिल की है, तो ना वो कैंडिडेट जाहिर तौर पे ज्यादा एलिजिबल होगा फॉर्म्स भरने के लिए। सरकार इतने सारी फॉर्म्स रिलीज करती है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो वो ज्यादा एलिजिबल होगा, वो ज्यादा फॉर्म फिल कर सकेगा। इसलिए भी कई स्टूडेंट्स ज्यादा डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम ज्यादा फॉर्म्स भर सकेंगे, ज्यादा जॉब्स के लिए फॉर्म भर सकेंगे तो हमारे अच्छी जॉब मिलने के जो चांस है हमारे ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए? उसके बाद देखो, इवन हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है, इस चीज को ना रिवॉर्ड करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, जैसे देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आप बीटेक करो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के नाम पे एक और डिग्री हासिल करो। स्पेशलाइजेशन में होता क्या है, सिलेबस की थोड़ी डेप्थ बढ़ जाती है, सिलेबस थोड़ा नैरो हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम भी इस चीज को रिवॉर्ड करता है कि आप ज्यादा डिग्रीज हासिल करो, जो कि गलत है। और देखो ये जो फेनोमेनन है ना ज्यादा डिग्रीज हासिल करने का, डेवलपिंग कंट्रीज में आप ज्यादा देखोगे, डेवलप कंट्रीज में कम देखोगे। क्यों? क्योंकि देखो यहीं से नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, वहां पे ना एजुकेशन सिस्टम ज्यादा क्वालिटी वाला होता है। वहां पे एक डिग्री हासिल करके भी आपको जॉब लग जाती है आपकी बढ़िया। आप एक डिग्री जो हासिल करते हो ना वो क्वालिटी वाली होती है, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ना सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो जाता है, टीचर्स की कमी होती है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली रहती हैं, लैब्स की कमी होती है, तो स्टूडेंट ना अच्छे से ज्यादा सीख नहीं पाता, उसके पास स्किल नहीं रहती। बस वो डिग्रीज तो हासिल कर लेता है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट देने लायक नहीं होता। इस वजह से ये फेनोमेनन डेवलपिंग कंट्रीज में ना ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं क्या किया जाए, बताइए क्या किया जाए इस चीज को एड्रेस करने के लिए। देखो 1980s में ना एक जबरदस्त डिबेट चली थी कि ना आप ना जॉब्स को ना डिग्रीज से डीलिंक कर दो। बताओ क्या आप इस चीज से सहमत हो? मतलब जॉब्स हासिल करने के लिए डिग्रीज की जरूरत ही ना हो, ऐसा कुछ आप सिस्टम कर दो। देखो सुनने में तो अच्छा लगता है, मतलब हम हमेशा से ये सुनते हैं, 3 इडियट्स मूवी में भी दिखाया कि आप सीखने की तमन्ना रखो, जॉब तो आपकी बढ़िया आसानी से लग जाएगी। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन देखो स्किल इंपॉर्टेंट है जरूर, ये बात सच है, लेकिन देखो डिग्री को भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। आपने डिग्री हासिल की है, आप कॉलेज गए हो, इसका मतलब यह है आपके अंदर ना सर्टेन क्वालिटीज हैं। कॉलेज में आप जाते हो, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है, कोऑपरेशन की भावना आती है, बहुत कुछ सीखते हो आप कॉलेज में। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। स्किल तो देखो जरूरी है ही, मतलब दोनों में से क्या जरूरी है, तो मेरा व्यू तो बायस्ड है, मैं बोलूंगा स्किल ज्यादा जरूरी है। लेकिन यूं नहीं कह सकते कि डिग्रीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कागज का टुकड़ा है फेंक दो। सिस्टम में रिफॉर्म कैसे लाओ, इस पे हमारी बात होनी चाहिए कि ना कि इस पे कि डिग्रीज को जॉब से डीलिंग कर दो, क्योंकि डिग्रीज का होना ये एश्योरेंस देता है कि स्टूडेंट में ना सर्टेन क्वालिटीज हैं। तो अगर कोई कंपनी जॉब देती है तो वो एश्योर हो जाती है कि इसके पास ये डिग्री है, तो जाहिर तौर पे इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जैसे बीटेक के बारे में बोला जाता है, आईएएस के मतलब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते करते आप बहुत कुछ सीखते हो, ये डिग्री नहीं है। लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं कि डिग्री करते करते आप बहुत कुछ सीख जाते हो, तो वो डिग्री करना मतलब कुछ क्वालिटीज आपके पास हैं उसकी गारंटी देता है। इसलिए दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप अपना व्यू बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि ये फेनोमेनन क्यों देखने को मिलता है हमारे देश में और क्या किया जा सकता है इस चीज को एड्रेस करने के लिए। वैसे देखो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन कौन है, मतलब सबसे ज्यादा डिग्रीज वाला पर्सन कौन है, जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आता है। ये यूपीएससी नहीं पूछने वाली है, बस ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मेरे सामने आया तो आपको बताता हूं। ये हैं श्रीकांत जिचकर, इनके पास देखो बहुत सारी डिग्रीज थी। मतलब ये वो पर्सन नहीं है जिन्होंने जॉब के लिए इतनी सारी डिग्रीज हासिल की। इन्होंने देखो इवन पहले
अटेम्प्ट में आईपीएस हासिल किया, उसके बाद इनको आईएएस भी मिला, लेकिन 4 साल की सर्विस के बाद इन्होंने इवन आईएएस को भी छोड़ दिया था। फिर ये महाराष्ट्र असेंबली में विधायक चुने गए, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बने, मंत्री बने, बाद में राज्यसभा के भी मेंबर बने, बहुत छोटी उम्र में 51 ईयर्स की एज में इनका एक्सीडेंट की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन अब मैं डिग्रीज और स्किल वाले पे रिसर्च कर रहा था, तब इनकी प्रोफाइल सामने आई। हालांकि पहले भी मैंने इनके बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगा कि जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, एक और फेनोमेनन है लास्ट में, मतलब इस आर्टिकल को डिस्कस करना हम बंद करें उससे पहले लास्ट पॉइंट है, एक और फेनोमेनन है क्रेग जेफरी। इन्होंने ना एक टर्म दी थी पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग। ये पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग क्या है? देखो, हम लोग ना बहुत सी चीजों के लिए वेट करते हैं। नॉर्मल सा देखो, हम इवन किसी चीज के लिए लाइन में लगते हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे टिकट हासिल करने के लिए लाइन में लगते हैं, इवन क्लासरूम में जाने के लिए भी हम लाइन में लगते हैं। तो लाइन में लगना नॉर्मल है, किसी चीज के लिए वेट करना नॉर्मल है। लेकिन ना क्रेग जेफरी, इन्होंने ना स्पेशल आर्टिकल लिखा था कि डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया में जो ये फेनोमेनन है ना कि स्टूडेंट्स यानी यूथ इतने सालों तक वेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे देखो, जॉब हासिल करने के लिए, इवन जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं वो भी देखो इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो सालों साल लगा देते हैं जॉब हासिल करने के लिए। तो इस फेनोमेनन को नाम देते हैं क्रेग जेफरी पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग। इससे देखो देश को नुकसान बहुत होता है। मतलब ये चीज थोड़ी ऐसी हैं कि कड़वी लगती हैं, लेकिन ना जब यूथ देखो 10-10, 7-7, 8-8 साल लगा देता है एक जॉब हासिल करने के लिए, तो सोच के देखिए कितना ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज होता है देश के लिए। देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दीजिए। मतलब आप छोटे नोट्स बनाइए, जो स्ट्रेटजी आप अपना रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। फिर 3 साल के बाद ना आप प्लान बी पर चलना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे साल इस एग्जाम में आप वेस्ट मत कीजिए। यूपीएससी भी यही चाहती है कि जो ऐसा ना हो कि जो एस्पायरेंट्स हैं वो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन इसी एग्जाम की तैयारी करें। तभी तो उन्होंने एग्जाम का पैटर्न ना बहुत ज्यादा अनसर्टेन बना दिया है कि ताकि उन लोगों को एडवांटेज कम किया जा सके जो पूरा डेडिकेटेड होके और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे प्री में आपने देखा होगा रैंडम पूछे जाते हैं कि डेडिकेटेड होके जो पूरा टाइम जो तैयारी करते हैं उनका एडवांटेज कम हो जाता है। इतने रैंडम फैक्ट वो पूछते हैं। सिर्फ यूपीएससी वो रैंडम फैक्ट इसीलिए पूछती है क्योंकि पूरा टाइम तैयारी करने वालों को थोड़ा डिस्करेज किया जा सके। लेकिन देखो, आप डिस्करेज मत होइएगा, आप अपना बेस्ट दीजिए इस एग्जाम के लिए। लेकिन 3 साल की तैयारी के बाद प्लान बी को जरूर ऑप्ट कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ सोचिए कि अब 3 साल हो गए, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, तो साथ के साथ मैं तैयारी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक लक्ष्य हासिल नहीं करूंगा। लेकिन उसके साथ मैंने कुछ भी और कर रहा हूं, कुछ भी और सोच रहा हूं, यह भी आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बारे में सोचिएगा। इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, ये जो टॉपिक है ना, एवरग्रीन टॉपिक है। मतलब कुछ समय के बाद आप इस टॉपिक को न्यूज में देखते हो, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि ये बर्निंग समस्या है। ना सिर्फ इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ये जो प्रॉब्लम है ना वो तंग कर रही है। मतलब आने वाले सालों में और ज्यादा काफी नेगेटिव इंपैक्ट इस चीज का देखने को मिलेगा। अभी ना दिसंबर के महीने में एक यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर ऑर्गेनाइज हुआ था पेरिस में, फ्रांस में, जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में चर्चा हुई। ग्राउंड वाटर डिप्लीट जो हो रहा है ना, इस पे चर्चा हुई। वैसे देखो, एक दुखद बात यह भी है कि पूरे वर्ल्ड में जहां पे ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा डिप्लीट हो रहा है ना, ग्राउंड वाटर का लेवल सबसे ज्यादा कम हो रहा है, हमारा नॉर्थ इंडिया उसमें सबसे ऊपर है। यानी सबसे तेजी से ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है हमारे देश के नॉर्थ इंडिया में। और खास करके देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में ना समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। यूं कहा जा रहा है 2025 आते आते इन 3 राज्यों के किसानों को ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का सामना और भी ज्यादा इंटेंसिवली करना पड़ेगा। मतलब खेती करने के लिए ग्राउंड वाटर बहुत मुश्किल से मिलेगा, ऐसा देखने को मिल सकता है 2025 आते आते। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का कहना है कि हमारे देश में टोटल जितना वाटर यूज होता है ना, उसमें से 70% तो देखो ग्राउंड वाटर होता है। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहती है इंडिया उन देशों में शामिल
उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इंडिया सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ग्राउंड वाटर क्यों डिप्लीट हो रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। कुछ रीजंस की हम बात करें, सबसे पहले है ओवर एक्सट्रैक्शन। मतलब देखो इरिगेशन के लिए ना ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारे राज्यों में पानी बिजली पूरी तरह से फ्री है, तो इसलिए जितना पानी चाहिए इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, कई बार किसान जरूरत से ज्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बहुत सारा पानी जो है ना वेस्ट हो जाता है। ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है पानी का। उसके बाद क्लाइमेट चेंज। अब चूंकि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि मानसून डिसरप्ट हो गया, मतलब रेगुलर बारिश नहीं आ रही है। सूखा है तो लगातार 2-3 सालों के लिए सूखा है, बारिश नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है तो 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश आ गई है। इसकी वजह से ना जो एक्विफायर्स है ना वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं प्रॉपर ढंग से। इसके बाद नेक्स्ट है इनएडिक्वेट रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। वैसे देखो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने हाल ही में मतलब 2020 के आसपास गाइडलाइंस रिलीज की थी ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से संबंधित, लेकिन अब वो गाइडलाइंस इनफ नहीं है ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को रोकने के लिए। तो सरकार को ना उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, थोड़ा अपना स्टैंड स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सट्रैक्शन को रोका जा सके। कई बार सरकार भी ना थोड़ा पॉपुलिज्म में रहती है कि हमने ये स्टेप उठाया तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा, उस वजह से बहुत बार सरकारें स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लेती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर। देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब वो तो हम पॉपुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं कि आगे जाके पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, ग्रोथ रेट कम हो रही है, लेकिन अभी तो बढ़ ही रही है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से डोमेस्टिक डिमांड भी जो है ना पानी की बढ़ती जा रही है। और जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, जितना पानी देश में यूज होता है उसमें से 70% तो ग्राउंड वाटर होता है। इवन पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनमें भी पानी का इस्तेमाल होता है, तो पानी की डिमांड बढ़ गई है, सिंपल पॉइंट है। इसके बाद है डिक्रीज इन नेचुरल रिचार्ज। अब देखो डिफोरेस्टेशन काफी ज्यादा हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब पेड़ जो है, जंगल है, ये ना हेल्प करते हैं कि वाटर जो है ना रिचार्ज हो जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है एक्विफायर्स में। बट डिफोरेस्टेशन की वजह से ना ये फेनोमेनन भी प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है जितना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए क्यों ग्राउंड वाटर का जो लेवल है काफी तेजी से कम हो रहा है। अब देखो इसके ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट सामने आ रहे हैं। सबसे पहला देखो, अगर पानी की कमी होगी तो जाहिर तौर पे लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, मतलब कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे पानी बिल्कुल नहीं होगा, पानी के लिए मारामारी होगी। ये सबसे पहला पॉइंट है। बहुत से अभी भी देश में इलाके ऐसे हैं जहां पे टैंकर आता है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं पानी लेने के लिए। वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी ऐसा देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर में देखो इंडिया में भी हालात खराब हो सकते हैं, मतलब बद से बदतर हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड सब्सिडेंस। अब देखो मान लीजिए ये ग्राउंड है, नीचे पानी है, अब नीचे से सारा पानी निकाल लिया तो जमीन नीचे धंस जाएगी। ये भी जो फेनोमेनन है बहुत जगहों पर देखने को मिलता है कि लैंड जो है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने की वजह से नीचे धंस जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्यों होता है? अब देखो मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में नीचे से आपने पानी निकाल लिया, यहां पे समुद्र है, तो समुद्र वाला जो सोल्टी वाटर है ना वो आ जाता है जमीन के नीचे, तो थोड़ा बहुत जो साफ पानी बचा होता है ना वो भी कंटामिनेट हो जाता है। तो ये फेनोमेनन कोस्टल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट। अब देखो मान लीजिए किसी सिटी में, दिल्ली में पानी की कमी हो गई, अब वहां पे ऑलरेडी इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके चलने के लिए पानी की आवश्यकता है। अब पानी नहीं है तो वो इंडस्ट्रीज जाहिर तौर पे रिलोकेट होंगी, दिल्ली की जीडीपी पर बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट पड़ेगा। अगर अभी तो हमने इसे सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में देखा, पूरे देश के संदर्भ में देखिए, पानी की कमी की वजह से इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित होती है, जीडीपी श्रिंक करती है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। देखो जो वर्ल्ड क्वालिटी वाटर वाला इंडेक्स है ना, जिसका नाम क्या है, ये वाटर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया का स्थान कितना है? 120 आउट ऑफ 122। ऑलरेडी इंडिया का इतना खराब स्थान है कि इंडिया में क्वालिटी वाटर की कमी है। 2 लाख लोग हर साल इंडिया में उनकी डेथ हो जाती है पोल्यूटेड वाटर के पीने की वजह से। तो मतलब देखो ह्यूमन लाइफ पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर पानी नहीं मिल रहा है या फिर पानी साफ नहीं मिल रहा है इन चीजों की वजह से।
अब लास्ट में बारी आती है सॉल्यूशंस की, क्या किया जाए। देखो बहुत सारे स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, खास करके वो एरियाज जहां पे ऑलरेडी ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम जा चुका है ना, क्रिटिकल जोन, डार्क जोन, वहां पे ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट करो। आप कैप लगाना स्टार्ट करो कि आप इससे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सरकार देखो स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने में अभी भी हिचकिचा रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए आप एक्विफायर्स को की मैपिंग करने में, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए जिसकी सहायता से ना आसानी से पता लगाया जा सके कौन से एरिया में कितना ग्राउंड वाटर मौजूद है, ताकि फिर उसी के हिसाब से फर्दर एक्शन लिया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट किया जाए। जैसे देखो ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स जो होती है ना, इनमें पानी का यूज कम होता है, अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ट्यूबवेल से पानी आया जा रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जब हम ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन जैसी जो टेक्निक्स है ना, इससे पानी के जो पानी वेस्ट होता है ना, उस फेनोमेनन को रोका जा सकता है। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे बाउली वगैरह होती हैं पुराने समय में जिनकी सहायता से पानी को कंजर्व किया जाता था, बावड़ी वगैरह, उनका इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे लास्ट में आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ट्यूबवेल्स, वाटर को रीयूज किया जाए। देखो इजराइल में ना 90% जो वाटर यूज होता है ना, उसे रिसाइकल कर लिया जाता है। इंडिया में सिर्फ 30% वाटर को रिसाइकल किया जाता है। और डोमेस्टिक यूज के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ 5% रीयूज होता है, बाकी सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। सबसे लास्ट में है कैपिंग वाटर यूज, यानी पानी के यूज को वैसे भी कैप किया जाए, ना सिर्फ ग्राउंड वाटर के यूज को बल्कि ओवरऑल पानी के यूज को भी कैप किया जाए। एक लिमिट लगाई जाए कि कोई पर्सन इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे देखो अगर पानी को बचाना है, पानी के बिना देखो जिंदगी नहीं है। अब ये चीज बताने लायक नहीं है आपको, इस आर्टिकल में आप सब समझदार हो, तो मतलब पानी के बिना कोई लाइफ नहीं है। सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट स्टैंड लेने होंगे। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे सरकारें ना 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, तो ना वो छोड़ देती हैं इन चीजों को। उनको लगता है कि यार आने वाली सरकारें देखेंगे, हमें तो अपने 5 साल का देखना है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए हमारे देश के लीडर्स में, सरकार में, कि देखो ये चीज आने वाले समय में बहुत तंग करने वाली है। बेशक अभी आपके जो स्ट्रिक्ट स्टेप्स हैं जनता को लगे खरे, मतलब चुभे उनको, लेकिन जो देश की भलाई के लिए है वो स्टेप्स आपको लेने चाहिए। ऐसी सोच होनी चाहिए देश के लीडर्स की। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से संबंधित। इसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो टेम्पल्स के डी कंट्रोल से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में हमारे देश में ना स्टेट के द्वारा ऑलमोस्ट 40,000 टेम्पल्स को, यानी मंदिरों को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। क्योंकि देखो बात मंदिरों की है, तो बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि सरकार का क्या काम है टेम्पल्स के कंट्रोल में, टेम्पल्स के मैनेजमेंट में। उनका ये कहना है सरकार को इन टेम्पल्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है ना, वो कम्युनिटी के हाथों में सौंप देना चाहिए। देखो जैसे ये एक्ट है ना, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1959, ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं जो सरकार को अलाउ करते हैं कि वो टेम्पल्स को कंट्रोल और मैनेज कर सकें। और ये जो डिमांड है ना टेम्पल डी कंट्रोल की, वो बढ़ती जा रही है। उसके रीजंस क्या है? देखो सरकार अभी टेम्पल्स को कंट्रोल कर रही है ना, तो कई जगहों पे ना जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको बुरी तरह से मिसमैनेज किया गया है। मतलब मंदिरों में जैसे जो चंदा आता है, जो चैरिटी आती है, उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं होता। मंदिरों के रख रखाव में, मंदिरों में जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं की जाती। इस वजह से बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनका कंट्रोल सरकार कर रही है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इवन करप्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है मंदिरों के रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में। इस वजह से ये जो डिमांड है ना टेम्पल डी कंट्रोल की, वो बढ़ती जा रही है। हम ना दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं, क्यों टेम्पल्स का डी कंट्रोल होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। पहले बात करते हैं क्यों टेम्पल्स का डी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कौन से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, नो क्रेडिबल सक्सेसर। अगर देखो टेम्पल्स का डी कंट्रोल हो गया, तो आप एक बात बताइए, इसके बाद फिर टेम्पल्स का कंट्रोल किसके हाथों में आएगा? आप बोलोगे सर आप ही ने तो बोला कम्युनिटी के हाथ में आएगा, लेकिन कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, कम्युनिटी में किसके हाथ में आएगा वो बताइए ना। यही
आर्गुमेंट है यहां पे कि सरकार ने अगर टेंपल्स को डी कंट्रोल कर दिया तो उसके बाद कोई क्रेडिबल सक्सेसर नहीं है, किसके हाथों में टेंपल्स की मैनेजमेंट यानी कंट्रोल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एवल प्रैक्टिसेस। देखो आप ना अपनी स्पेक्ट्रम की बुक पे पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ते हो कि पुराने समय में ना बहुत सारे लोगों को ना मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी उनकी कास्ट के कारण। मतलब काफी बेकार की सोच थी कि आप अपवित्र हो, आपके मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। तो सरकार कहती है, मतलब उस समय आजादी के बाद और आजादी से पहले भी कुछ एक्ट्स आए कि सरकार ये चीजें रोके कि मतलब टेंपल में सबकी एंट्री होनी चाहिए। तो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये कहता है कि अगर सरकार ने टेंपल्स को डी कंट्रोल कर दिया ना, तो उस प्रकार की चीजें दोबारा से देखने को मिलेंगी कि ये लोग मंदिर में नहीं एंटर कर सकते। जैसे हालांकि देखो सबरीमाला टेंपल का जो इशू है वो अलग है, जिसमें पर्टिकुलर सेक्शन में आने वाली महिलाओं को टेंपल में जाने से रोका जाता था। लेकिन ऐसी चीजें ना ज्यादा देखने को मिलेंगी अगर सरकार ने टेंपल को डी कंट्रोल कर दिया तो। ये एक डर है, आर्गुमेंट है, जो भी आप कहें। इसके बाद इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। देखो भारत का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है ना, वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है। आप बताइए वेस्टर्न कंट्रीज का सेकुलरिज्म का मॉडल क्या है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज का सेकुलरिज्म का मॉडल है स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड साइंस। ये लाइन है, यहां पे रिलीजन और यहां पे साइंस, दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। साइंस मतलब आप सरकार मान लीजिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में पूरी तरह से सेपरेशन। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का जो मॉडल है ना, वो प्रिंसिपल डिस्टेंस का है। मतलब स्टेट जो है वो आवश्यकता पड़ने पर रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवेंशन यानी इंटरफेयर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। भारत में देखो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 वैसे राइट टू रिलीजन से संबंधित है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस दी हुई हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ है, मोरालिटी है, ऑर्डर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो टेंपल कंट्रोल के पूरी तरह से अगेंस्ट नहीं है। इसके साथ साथ जुडिशियल बैकिंग भी है। सिरूर मठ केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 1950s में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखो हालांकि टिप्पणी की थी कि पहले जो ये एक्ट है ना 1959 वाला, ये रिलीजियस लिबर्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। लेकिन देखो बावजूद इसके आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ना इस एक्ट को अपहेल्ड किया था। तो मतलब टेंपल कंट्रोल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। और लास्ट में ये बोला जाता है, देखो दूसरे धर्मों में भी तो स्टेट इंटरफेयर करता ही है। जैसे वक्फ एक्ट है, तो मतलब दूसरे धर्मों के लिए भी इस प्रकार के एक्ट हैं, तो फिर हम इसे गलत नहीं बता सकते कि सरकार टेंपल्स को कंट्रोल करती है। तो ये तो टेंपल कंट्रोल के पक्ष में हमने आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि टेंपल डी कंट्रोल के पक्ष में कौन से आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट ये देखो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट है। डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट कैसे है? देखो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट ऐसे है, अब मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी का कोई मंदिर है, उसको मैनेज किया जा रहा है और कमेटी में मान लीजिए उस कम्युनिटी के कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये चीज तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना। सरकार क्या करती है, सरकार ने मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दिया मंदिर को मैनेज करने के लिए, लेकिन देखो सरकार तो अपने ढंग से अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से किसी को भी अपॉइंट कर सकती है ना। तो टेंपल्स को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें कुछ लोग होने चाहिए उसी कम्युनिटी के जिन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया है। यह चीज डेमोक्रेसी के पक्ष में है ना। तो मतलब सरकार मैनेज करती है अपनी मर्जी से, किसी को भी अपॉइंट अगर सरकार कर देती है टेंपल को मैनेज करने के लिए, तो ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट है। सेकुलर क्रेडेंशियल्स के कैसे अगेंस्ट है वो तो हमने डिस्कस किया, इस पर डिबेट चलती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, इंडिया के सेकुलरिज्म का मॉडल अलग है, कुछ लोग बोलते हैं है, तो उस पर एक अलग डिबेट है। उसके बाद है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हमारे देश के संविधान का क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है आपको आजादी है, आप अपना धर्म फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 आपको इजाजत देता है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहां पे तो आप अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो, सरकार कर रही है अपने हिसाब से। अब यहीं पे देखो विवाद आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे एक्सेप्शंस की जरूरत क्यों है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है ना। मतलब सरकार तब इंटरफेयर करे ना किसी के रिलीजियस अफेयर में जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन सरकार बिना फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के सरकार टेंपल्स में इंटरफेयर कर रही है, जो कि गलत है। ठीक है,
उसके बाद आता है अनइक्वल डिग्री ऑफ कंट्रोल अमंगस्ट रिलीजन्स। जो एक पॉइंट है ना, जो हमने ये डिस्कस किया था कि सरकार दूसरे धर्मों में भी इंटरफेयर करती है, तो इसके खिलाफ में एक पॉइंट ये आता है कि सरकार ने वक्फ एक्ट बना तो रखा है, लेकिन जो वक्फ एक्ट के तहत जिन प्रॉपर्टीज को सरकार मैनेज करती है ना, वो सिर्फ चैरिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। सरकार मॉस्क को कभी मैनेज नहीं करती, मतलब मस्जिद को सरकार मैनेज नहीं करती, लेकिन यहां पे तो सरकार साफ साफ टेंपल्स को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है। तो ये कंपैरिजन कि दूसरे धर्मों में भी सरकार इंटरफेयर करती है, वहां पे भी एंडोमेंट एक्ट्स हैं, ये कंपैरिजन गलत है। उसके बाद ये एक्ट है सिरूर मठ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्ट है ना, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1951 एक्ट, तो इस एक्ट के मतलब अपहेल्ड तो किया था, लेकिन कुछ प्रोविजंस पे बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठाए थे। तो डिमांड ये है कि अब समय आ चुका है फिर से इस एक्ट को, इस प्रकार के दूसरे एक्ट्स को रिकंसिडर करने का। वे फॉरवर्ड में क्या बोलेंगे, देखो कॉलोनियल ईरा का एक एक्ट है रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट 20 ऑफ 1863। यह कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना कमेटीज बनाई जाएं और उन कमेटीज में रिप्रेजेंटेशन हो कम्युनिटीज की, और वो कमेटीज टेंपल्स को कंट्रोल करें, मतलब कमेटीज का रोल होना चाहिए टेंपल्स के कंट्रोल में, टेंपल्स की मैनेजमेंट में। तो अब देखो ये जो एक्ट है ना, सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई होना चाहिए, और एक्ट ये भी इंश्योर करें कि कम्युनिटीज की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, कमेटीज में कम्युनिटीज की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। तब इस प्रकार की जब कमेटीज टेंपल्स को कंट्रोल करेंगी, इनका रोल होगा ना, तो फिर इस प्रकार की डिमांड को एड्रेस किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। तो ये पूरा हमने इशू डिस्कस किया टेंपल्स के कंट्रोल से संबंधित, और ये रही हमारी आज की डिस्कशन थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इश्यूज हमने डिस्कस किए, आप उन पे भी देखो कमेंट्स कीजिए। हमेशा से आप बोलते थे कि सर आप कमेंट्स ऑन नहीं करते हो, हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। देखो कमेंट्स इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों पे खामखा मतलब टाइम वेस्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। अगर देखो कमेंट बॉक्स में हेल्दी डिबेट होती है, कुछ अलग तरह के व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तब तो देखो कमेंट्स ऑन किए जा सकते हैं। अगर देखो इस प्रकार की कोई चीज नहीं हो रही है, बस एक टाइम वेस्ट करने का जरिया है, तो फिर तो देखो कमेंट ऑन करने का मतलब बेनिफिट कम रह जाता है। देखो आपको भी पता है कि कमेंट ज्यादा होंगे तो बल्कि वीडियो ज्यादा वो होती है, मतलब व्यूज ज्यादा आते हैं, लेकिन देखो उन सब चीजों के बारे में ओनली ये सोचता नहीं है। आपका फायदा देखा जाता है कि कमेंट ऑन करने में मतलब अच्छी हेल्दी डिबेट हो रही है या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर देखो टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर कमेंट ऑन करने का फायदा नहीं है। तो एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि आप अगर आपके बढ़िया कंस्ट्रक्टिव व्यूज हैं उनको जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी सीख